Hello everyone, I am Momin Saim. Welcome you in the first episode of our podcast. आज के हमारे जो गेस्ट है वो हमारे शहर की एक वेल नोन पर्सनैलिटी है। आप तकरीबन 16 साल से एज अ प्रिंसिपल अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने बहुत सारी किताबें लिखी है जिसमें जदीद इल्म कीमिया और किताब कीमिया शामिल है। आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं। अगर सर की अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करें तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन इन शॉर्ट 2 लाइन में मैं सर की पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैं आफ़ताब हूँ दिया नहीं कोई, मैं आफ़ताब हूँ दिया नहीं कोई, हवाओं ज़ोर लगाने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ वेलकम वन एंड ओनली अंसारी ज़ियाउर रहमान सर। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अवर पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तकरीबन 16 साल से एज अ प्रिंसिपल रईस हाई स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई सालों से आप एज अ टीचर भी आपने काम किया है, तो किस तरह से आपने अपना सफ़र स्टार्ट किया और अपनी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने टीचर बनने का जो इंस्पिरेशन है वो अपने वालिद से लिया था। जी। मेरे वालिद ख़ुद एक टीचर थे और फिर उसी स्कूल में जहाँ पर मैंने पढ़ा वहाँ पर वो असिस्टेंट हेड मास्टर और बाद में हेड मास्टर बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे वालिद साहब की मेहनतें देखकर मैं बहुत इंस्पायर होता था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब हमारे वालिद अपने मोहल्ले में और बस्ती में, छोटी सी बस्ती थी बुल्डाना, वहाँ पर बच्चों के घर पर रात में गश्त करने के लिए जाया करते थे अपने साथी असातिज़ा को लेकर। तो जब मेरी उम्र तकरीबन 12 बरस तक हो गई तो वो भी मुझे साथ में लेकर जाने लगे। रात में बच्चों के घर पर जाना और उनकी मुश्किलात दरियाफ़्त करना, कुछ मदद करना, तो ये उनका सिलसिला था। उसके अलावा रात में हमारे वालिद साहब कुछ क्लासेस जो हैं बच्चों के स्टडी सेंटर के तौर पर चलाया करते थे और बच्चों के लिए उनकी तड़प, मेहनत सब देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने बहुत आगाज़ में ही सोच लिया था कि मुझे एक टीचर बनना है। बहुत सारे मामलात आए, मसलन जब मैंने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, उस वक्त नीट वगैरह तो नहीं था, तो 12th के परसेंटेज 90% था माशाल्लाह। उसकी बुनियाद पर मेडिकल में मेरा एडमिशन हो सकता था, लेकिन मेरा जो इंस्पिरेशन था वो समझ लीजिए कि ये सब टेम्पटेशन से आगे का था। और हमारे वालिद ने भी कहा कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहते बल्कि डॉक्टर बनाने वाला बनना चाहते हो तो ये अच्छा इंतखाब है। मैंने बीएससी की 12वीं के बाद और उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। उसके बाद मैंने एमएससी किया और फिज़िकल केमिस्ट्री से गोल्ड मेडल हासिल हुआ। और फिर उसके बाद एक टेम्पटेशन और सामने आई कि मैं इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, मैं अब्रॉड जा सकता हूँ। और मेरे जो बहुत सारे साथी थे एमएससी के, मेरे क्लासमेट्स, उनमें से कुछ ने रिसर्च को भी अपना करियर के तौर पे चूज़ किया। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते मेरे पास थे, इंडस्ट्री में जाने का, रिसर्च में जाने का, अब्रॉड जाने के। लेकिन मैं अपने एस्पिरेशंस पर कायम था और उसके बाद में मैंने बीएड किया और फिर मैं किसी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में काम करना चाहता था जहाँ पर मैं बराह रास्त अपनी ही कौम के बच्चों की खिदमत कर सकूं। तो उसके बाद भी मेरे सामने बहुत सारे रास्ते थे और मैंने जब मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में था उस वक्त ही मैंने वहाँ पर किंग एडवर्ड्स कॉलेज, जिसका नाम बाद में विदर्भ महाविद्यालय हो गया था, वहाँ पर पढ़ते पढ़ते ही मैं वहाँ पे पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था। जब मैं एमएससी सेकेंड ईयर में गया तो मैंने अमरावती यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स लिए हैं जिसका मुझे बाकायदा रेम्यूनरेशन भी मिलता था। जी, लेकिन मैंने वो तमाम चीज़ें छोड़कर किसी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तलाश की। 1996 में मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ और उसी साल एक मौका यहाँ पर कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में था और मैंने उस पहले मौके को अपने लिए गनीमत जाना। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं भिवंडी जैसे शहर में अपने कौम की बच्चों की खिदमत का मुझे मौका मिला। जो चीज़ मैं बचपन से सोचा करता था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसे हासिल करने में कामयाब रहा।
और सर जैसा आप 16 साल से एक प्रिंसिपल है और जी। माशाल्लाह काफ़ी कामयाब प्रिंसिपल आप हैं, तो अल्लाह का एक फजल है। प्रिंसिपल के अंदर क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? अगर कोई इंसान प्रिंसिपल बनना चाहता है तो उसके अंदर आप क्या क्वालिटीज़ देखते हैं? प्रिंसिपल बनने से पहले मुझे बहुत इस बात का एहसास था, खदशा था, बल्कि खौफ था, अंदेशा था कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं। असल में मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन को मुख्तसर तरीन अगर मैं बात कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंस ऑफ कॉमन है। अगर किसी शख्स में सेंस ऑफ कॉमन नहीं है तो वो किताबें पढ़कर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं नहीं सीख चला सकता। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंसानों को समझने का हुनर है, ख़ास तौर से अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो, यानी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात हुई, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात नहीं करता, लेकिन जब हम किसी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये बात बहुत नुमायाँ है कि यू आर डीलिंग विद माइंड्स एंड हार्ट्स। करेक्ट। तो ये बात जो है आपको नहीं हासिल हो सकती जब तक कि अंदर आपके अंदर सेंस ऑफ कॉमन ना हो। दूसरी बात जो है जिससे जो असल एतबार से पहले नंबर पर ही है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुफस्सल मुताला किया था उस वक्त जब मैंने प्रिंसिपल का इंटरव्यू दिया। और सीरत की एक किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, तो वो किताब मैंने बहुत इत्मीनान से पढ़ी। मई और जून की जो छुट्टियां थीं, बहुत इत्मीनान से और तफसील से मैंने वो किताब पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसका एक एक छोटा छोटा वाक़या ये बताता है कि किस वक्त इंसान को कैसे फ़ैसले करने चाहिए। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का कोई इसमें दावा है मेरा, लेकिन ये ज़रूर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ लेने के बाद आप जिस हैसियत में भी हों तो उस हैसियत में बेहतरीन रास्ता इख्तियार करने का आपके पास में इल्म आ जाता है। सर जैसा आज देखा गया कि आज बच्चे एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी अच्छे परसेंटेज वो स्कोर करते हैं, बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ऐसी कई सारी मिसालें मिलती हैं कि बच्चे फेल हो जाते हैं। जैसे इंटरव्यू में बच्चे फेल हो रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो उसका रीज़न क्या है और किस वजह से बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में अनसक्सेसफुल हो रहे हैं? ये बहुत सही सवाल है और बहुत संजीदा सवाल है और हकीकत पर मबनी सवाल है कि वाकई में ऐसा ही हो रहा है। जो बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में कामयाब हो रहे हैं, वो इंटरव्यू भी एक करियर का रास्ता है ना, तो वहाँ पर भी और असल ज़िंदगी में आने के बाद में भी, अपनी प्राइवेट लाइफ में भी, ज़ाती ज़िंदगी में भी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, और ऐसे बहुत सारे हॉरिजॉन्स हैं लाइफ के, वहाँ पर वो उस तरह से कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपने सवाल मेरे सामने जो रखा है, तो इस वक्त मेरे जहन में जो बातें आ रही हैं जो अहम है वो ये कि आज स्कूलों में सब्जेक्ट्स को पढ़ाना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कॉमर्स के फैकल्टी सब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह, इनको पढ़ाने पर जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है, जिस तरह से मेहनत की जा रही है, और वो हर एस्पेक्ट से है, बहुत डायनामिक है वो। यानी ये कि सिलेबस को समझना, क्वेश्चंस को समझना, एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर्स के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का हल किए हुए पेपर देखना, सब 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 किया जा रहा है। अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन में जो चीज़ अभी की बहुत बड़ी कमी है वो लाइफ स्किल की है ना, ज़िंदगी का हुनर। जब आप हार जाएं तो आप कैसे खड़े हों, जब किसी के साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप उसे कैसे डील करें। गुस्सा आना इंसान की फितरत है, सबको आता है गुस्सा। आप अपने गुस्से का इजहार कैसे करें? अगर आपके किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, फिर एक किसी और के साथ में ख़राब हो गए, जो ताल्लुकात ख़राब होने का सिलसिला है ये कैसे रुके?
आप अपने ताल्लुकात को उस्तवार कैसे रखें, बड़ों के साथ में, छोटों के साथ में, हम उम्र दोस्तों के साथ में। फिर ये कि आप एक स्कूल से, स्कूल के माहौल से निकल कर आप कॉलेज के माहौल में जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। वहाँ पर आपके आसपास की जो आपके क्लासमेट्स हैं उनका रिलीजन बदल जाता है, सब कुछ, लैंग्वेज बदल जाती है वगैरह वगैरह, रहने सहने का तरीका भी बदल जाता है। कैसे डील करें, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जिनका ताल्लुक़ हमारे लाइफ स्किल से है, कहीं ना कहीं हमारे स्कूली निज़ाम के अंदर इन चीज़ों की तरफ रहनुमाई की बहुत कमी है और बहुत ज़रूरत है इसकी कि बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें पैदा की जाएं। और इसके लिए किसी अलग सब्जेक्ट के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हुए ही ये काम किया जा सकता है। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज को पढ़ने के क्या मकासद हैं, लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों हमारे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं या उर्दू पढ़ रहे हैं, क्या हासिल होना है लैंग्वेज को पढ़कर। तो ये जो सब्जेक्ट्स के पढ़ाने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचर उन ऑब्जेक्टिव्स से आशना हो, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको लाइफ स्किल दे रहे हैं, उन लाइफ स्किल से जोड़ना। तो मैंने आपसे जैसा कहा ना कि स्कूल का अब सिस्टम जो बना है एग्जामिनेशन को सामने रखकर, सिलेबस वही है और टेक्स्ट बुक वही है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हो गए हैं अब। और हमारा स्कूल के अंदर जो पहले दिन से लेकर एग्जामिनेशन के दिन तक जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उसका एक सिस्टम बहुत अलग हो गया है। तो ये दोनों अब अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स का रास्ता हमारा छूट गया। आप यूनेस्को ले लें या आप हमारी गुज़िश्ता तालीमी पॉलिसी या नई तालीमी पॉलिसी, आप कोई भी तालीमी पॉलिसी ले लें, हर एक में जो आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे उसका खुलासा यही है कि इंसान को इंसान बनाया जाए, उसमें एतमाद पैदा किया जाए और उसे ऐसा बनाया जाए कि वो अपने माशरे के लिए, अपने समाज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अलबत्ता इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी का जो सक्सेस है वो कभी भी परसेंटेज के साथ में हम रिलेट नहीं कर सकते। ऐसे वो बच्चे जिनके अंदर ये खूबियाँ होती हैं कि वो हार को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और फिर वो एतमाद के साथ में उठ सकते हैं, उनके परसेंटेज अगर कम भी हों, वो लोगों के साथ में ताल्लुकात अच्छे उस्तवार रख सकते हैं, जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, ये खूबियाँ जिनके पास होती हैं, उनके परसेंटेज अगर कम भी हों तो वो ज़िंदगी में आगे ज़रूर निकलते हैं। तो हमारे बच्चों को इन चीज़ों का स्कूल में सिखाना बहुत ज़रूरी है जी। इसलिए शायद एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि ये सारी स्किल्स का सीखना भी बहुत ज़रूरी है। है। अगला सवाल सर मेरा ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको एज अ रोल मॉडल मानते हैं, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके रोल मॉडल्स कौन हैं जिनको आप एज एन आइडियल देखते हैं, एज अ रोल मॉडल देखते हैं। देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ही कहा था कि मैंने अपने वालिद से बहुत इंस्पिरेशन लिया है, उनसे सीखी हुई चीज़ें मेरे आज भी बहुत काम में आती हैं और वो मुताले के बहुत शौकीन थे। कुछ ऐसी आदतें हैं जो आमतौर से इंसान का वक्त बर्बाद करती हैं, वो मेरे वालिद के अंदर बिल्कुल नहीं था। वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल, घर पर एक उनकी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी, उसमें इस्लामी किताबें, उसमें लैंग्वेज की किताबें, इंग्लिश ग्रामर वगैरह, और इसके अलावा असरी उलूम पर बहुत सारी किताबें वालिद साहब के पास में थी और वो पढ़ा करते थे। और हम भी हमारे बच्चों को, हमारे साथी असातिज़ा को हर जगह यही पैगाम देते हैं कि पढ़ने की आदत से अच्छी आदत और कोई नहीं है। आप अगर रोज़ाना 10 सफ़े पढ़ते हैं, 10 सफ़े मैं समझता हूँ कि बहुत कम वक्त लगता है। अगर आप 10 सफ़े रोज़ाना पढ़ते हैं तो आप साल में 3650 सफ़ात पढ़ लेते हैं, यानी आपने तकरीबन साल भर में कम से कम 10 किताबें पढ़ी। और 10 किताबों का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी इंसान की शख्सियत के अंदर जमा हो गया तो इंसान की शख्सियत निखरती है। वो चीज़ उसके अमल से भी ज़ाहिर होती है, ज़बान से भी ज़ाहिर होती है, उसके डिसीजंस और फैसलों से भी ज़ाहिर होती है। इसलिए मैं हमेशा पढ़ने की आदत पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ
कि हमें पढ़ना चाहिए। लिखने वालों के लिए हमारे मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब से मैंने बहुत अच्छी बात सुनी कि 10 लिखो, 10 पढ़ो और 1 लिखो। यानी हमारे बच्चों का काम लिखना है इम्तिहान में, तो अगर वो 10 सफ़े पढ़ाई करते हैं तो फिर 1 सफ़ा उनको लिखने के लिए 10 सफ़ा उन लोगों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और एक मैं इसकी मिसाल अपने साथियों को बहुत अक्सर देता हूँ कि एक मर्तबा एक शख्स ने पूछा अपने टीचर से, जो बार बार पढ़ने के लिए उनको आमादा किया करते थे, तहरीक दिलाया करते थे कि आप पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि हम पढ़ते हैं लेकिन उससे हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें कुछ हासिल हो रहा है। तो उन्होंने फ़ौरन एक सवाल किया कि आज तुमने अभी क्या खा कर आए? तो उन्होंने कहा कि खजूरें। तो अच्छा, आपने खजूरें खाई हैं, तो बताइए इसका आपको फ़ायदा क्या हुआ है, आपके जिस्म को क्या मिला? थोड़ी देर के लिए कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका जवाब उन्होंने दिया कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके खून में शामिल हो गया, कुछ हिस्सा जो है वो आपकी किसी और शक्ल में आपके बदन का हिस्सा बन गया और कुछ हिस्सा ज़ाय हो गया। किताब जब आप पढ़ते हैं तो कुछ हिस्सा आपकी याददाश्त में महफूज हो जाता है, कुछ हिस्सा याददाश्त में महफूज नहीं होता, लेकिन उसका सबक आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं महफूज हो जाया करता है। और आपने भी खुद, मैंने देखा है, मुझे अंदाज़ा है कि आपने बहुत कम से यहाँ तक का जो सफ़र किया है, तो शायद उसके पीछे मुताले का, स्टडी का बहुत बड़ा रोल होगा। तो रीडिंग सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंटेशन एंड फॉर यूज़। फ्रांसिस बेकन का आपने ये ऐसे ज़रूर सुना होगा। ऑफ द रीडिंग्स में उन्होंने एक बात, ऑफ स्टडीज़ में एक बात और अच्छी कही है, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज़ देम। आम इंसान जो है वो पढ़ने लिखने की, जो क्राफ्टी मैन वो कंडेम करेगा, एक आम इंसान तारीफ़ करेगा कि अच्छा काम है, और जो अक्लमंद है वो पढ़ेगा। जी। बहरहाल मैं, अगर आप कहें कि एक मैसेज है तो यही मेरा मैसेज है, पढ़ना चाहिए। जी, अगला सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज डिजिटल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, वीडियो गेम्स हो गए, और मुताले का जैसे आपने बात की, एक शौक़ जो उनके अंदर होना चाहिए वो आज के दौर में नहीं है, आज के स्टूडेंट्स के अंदर नहीं। भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बिल्कुल आसान काम नहीं, बिल्कुल आसान काम नहीं। इसलिए कि आप और हम जिस दौर में पैदा हुए तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। हमने किताबें पढ़ने का दौर देखा है, हमने वो दौर देखा है जिसमें महानामा नूर, पयाम तालीम, ये जो मैगज़ीन्स हैं बच्चों के, खिलौना, ये घर घर आया करते थे। यहाँ तक कि जिन घरों में जहाँ कुछ शौकीन लोग होते थे, अगर वहाँ पर इस तरह के रिसाले नहीं आ रहे हैं तो फिर वहाँ पर 20वीं सदी और शमा एक फिल्मी रिसाला था बहुत स्टैंडर्ड, वो आया करता था। यानी एंटरटेनमेंट का वो दौर जो है वो किताबों के ज़रिए से ही खुशी हासिल करना, इम्बेसात हासिल करना, ये तमन्ना सबको होती है कि कुछ खुशी हासिल हो। तो पढ़ के, कहानियाँ पढ़कर और नज़में पढ़कर, किस्से पढ़कर, नावल पढ़कर, अफसाने पढ़कर, ये सब चीज़ें पढ़ के इम्बेसात हासिल किया करते थे। वो दौर हमने देखा। फिर वो दौर अब पहुंचकर यहाँ आ गया है जहाँ पर इम्बेसात, एंटरटेनमेंट हासिल करने का इंतहाई आसान ज़रिया ये है कि आप ये लें। तो ये इंसानी फितरत के करीब है ये चीज़। अब जाहिर बात है कि आप फितरत को नहीं बदल सकते, लेकिन अब इसको हटाकर और किताब को हाथ में देना है। बहुत सारे काम करने होंगे और किसी एक जगह नहीं बल्कि हर जगह, तब जाके ये चीज़ मुमकिन है। क्योंकि ये तो बहुत वबा की तरह फैल रहा है। और ख़ुद हमारे माशरे के अंदर हम देख रहे हैं कि जिस मोहल्ले में 10-12 ऑटो रिक्शा खड़े होते हैं
हर ऑटो रिक्शा में रात में हमारे 4-5 बच्चे बैठे होंगे, मोबाइल फ़ोन इज्तिमाई तौर पर देख रहे हैं। अभी ये कम था कि फिर सोशल मीडिया अकाउंट हैं, सोशल मीडिया के जॉइंट अकाउंट हैं। ये चीज़ें इतना फैलाव इनका हो गया है कि ये एक वबा की शक्ल इख्तियार कर रही है। अब इसमें कोई एक शख्स नहीं कर सकता, इसमें रोल सबका होगा, स्कूल का रोल होगा। स्कूल छोटे छोटे बहुत सारे काम कर सकता है जिसकी वजह से बच्चों का रुख जो है वो मोबाइल की तरफ से हटे। जिसमें से एक ये है कि मोबाइल के ज़रिए से पढ़ने में कमी करना चाहिए। ये बहुत एक मुख्तलिफ बात मैं कह रहा हूँ। आजकल सर बहुत सारे पीडीएफ जो है वो सारी चीज़ें मोबाइल से बच्चों को रिसीव होती है। हाँ, तो टीचर्स को भी अवॉइड करना चाहिए कि वो नोट्स वगैरह जो है वो पीडीएफ की शक्ल में न दें, किताब दें। मैं अपने साथी टीचर से कहता हूँ कि आप क्लासरूम में मोबाइल पर से देखकर बोर्ड पे ना लिखें, ये जैसे एक किताब होती है वो रखें। जिस तरह से मैंने देखा है कि बहुत सारे शायर हैं वो स्टेज पर मोबाइल लेकर जाते हैं, उसमें देखकर पढ़ते हैं, बड़ा अजीब महसूस होता है। क्या दौर था, डायरी खोली जाती थी। कुछ चीज़ें हमको हमारी रिवायत से अपने पास में रखनी होंगी। उसमें से एक ये है कि टीचर के हाथ में किताब हो और फिजिकल नोट्स हों। अगर वो कोई चीज़ में से नोट्स में से देख के लिखा रहे हैं तो वो मोबाइल फ़ोन में ना हो। ये बहुत मजबूरी की हालत में कहीं ज़रूरी है, वो कंटेंट वहाँ पर मिलता है और उसका फिज़िकल आपके पास में नहीं है तो बात अलग। और बच्चों को घर पे पढ़ने के लिए भी आपको नोट्स देने हैं। मोबाइल पर से देख कर लिख लो। मोबाइल पर यानी ई टीचिंग के लिए अगर कोई ज़रूरी है स्कूली निज़ाम के अंदर तो वो महदूद होना चाहिए, अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि वो पेरेंटल गाइडेंस के अंदर वो चीज़ हो सके। ये एलाबोरेटली फिर उस चीज़ को बच्चे बहाना बना के घंटों अपने पास में मोबाइल फ़ोन रखते हैं। तो इसमें एक रोल स्कूल का भी ये है कि वो मोबाइल यूसेज कम से कम हो, इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करें बच्चों के लिए। और एजुकेट करना भी ज़रूरी है माँ बाप को। बच्चों को कहानी की किताबें देने का आगाज़ स्कूल में होना चाहिए। आप यकीन मानिए कि किसी भी कार्टून फिल्म को देखकर या किसी भी स्टोरी को जो हम टीवी पर देखते हैं वो लुत्फ़ नहीं आ सकता जो हम किताब में जब कोई कहानी पढ़ते हैं, जो इमेजिनेशन बनता है वो आप पिक्चराइज नहीं कर सकते। एक बहुत खूबसूरत दरिया था, बह रहा था और उसके किनारे हिरन कूद रही थी, खेल रही थी। तो जो इमेजिनेशन बच्चे के जहन में बनता है उतना अच्छा इमेजिनेशन आप टेलीविज़न पर नहीं ला सकते। तो जब बच्चा वो पढ़ता है तो उसके जहन में जो इमेजेस बनने शुरू होते हैं, इस इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अब। हम बच्चों को टीवी पर कहानी बता के हम समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आपने उसकी इमेजिनेशन की जो पावर थी, क़ुव्वत तख़य्युल, उसको महदूद कर दिया। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि स्कूल की टीचिंग पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें हों। डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, यहाँ ये गलतफहमी ना हो कि हम डिजिटलाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं। इसमें तवाज़ुन को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेशन होना। यस। अब ये स्कूल की पॉलिसी उसको तय करे कि कैसी ज़हानत के साथ हम तवाज़ुन को बरकरार रखें। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मस्नूई ज़हानत को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कुदरती ज़हानत का होना बहुत ज़रूरी है, वगरना स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए हम अपने जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको हैंडीकैप न कर दें। फैमिली का भी बहुत अहम रोल है। अगर आप बच्चे के हाथ से कोई चीज़ छीन रहे हैं तो एक अच्छा मुतबादिल उसके पास दें, किताब दें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किताब दें, अच्छा काम दें, घर के अच्छे काम दें, घर के कामों में हिस्सेदार बनाएं, दोस्त बनाएं। माँ अपनी बेटी को अपनी सहेली बनाए, बाप अपनी बेटी को और अपने बेटे को दोस्त बनाए, अपने साथ में रखें, लेकर जाएं अपने साथ में। कहीं जा रहे हैं रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त के यहाँ,
साथ में रखें, ये काम। रात का खाना साथ में खाएं। इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन है का मतलब ये है, जब जैसे हम कहते हैं कि ख़ानदान एक इदारा है, तो इसका मतलब है कुछ उसूल आ जाते हैं, उसका एक हेड आता है और वो हेड ऑफ द फैमिली सबको लेकर बैठा है, सब साथ में खाना खा रहे हैं और वहाँ पर कुछ रंजिशें भी दूर हो गई हैं, कुछ मसाइल भी हल हो गए हैं। खाना खाने की कुछ देर बाद वहाँ पे लोग बैठे रहे हैं और जो हेड ऑफ द फैमिली है उसने इस बात को यकीनी बनाया है कि ये 8 बजे का जो खाने का वक्त है, 8 बजे ही खाना हो जा रहा है या 8:30, और सब लोग मौजूद हैं। अब जो सब काम पर गए थे और यहाँ वहाँ से सब आ गए हैं, अब वो सब कंट्रोल में है। तो हमारा जो ख़ानदान का निज़ाम है ना, उसकी वो मरकज़ियत ख़त्म हो गई है। बाप खुद वक्त पर नहीं आता, वो कैसे अपने बच्चों को कहेगा? बच्चे अपनी मर्ज़ी से रात में देर 2-2, 3-3 बजे रात में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बाप को पता नहीं उसके दोस्त कौन है। ये ख़ानदान के इदारे के शमूलियत के बग़ैर मोबाइल फ़ोन की खुराफात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। स्कूल अपना काम करे और हमारी जो मसाजिद हैं वो इस ख़ानदानी निज़ाम को एड्रेस करे, इनके ज़रिए से खुद भी दे शुड प्रीच देमसेल्व्स एज वेल, लेकिन उन्होंने ख़ानदानी निज़ाम को भी एड्रेस करना चाहिए कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें और बच्चों को अच्छा मुतबादिल देना, खेलकूद की शक्ल में, साथ में ज़िम्मेदारियाँ ख़ानदान की देने की शक्ल में, अच्छी किताबें देने की शक्ल में। और अगर मैं इससे कुछ और आगे बढ़ के कहूँ तो कितना अच्छा होगा कि किसी ख़ानदान में सब रात का खाना एक साथ खाते हैं और फिर रात में ऐसे घर होंगे हमारे यहाँ पर, बिल्कुल होंगे। हाँ, यानी अभी ये हर जगह अंधेरा है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बैठ के कोई किताब पढ़ी जा रही है और सब सुन रहे हैं। ये आगे का मरहला है, पहले हुआ करता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको इस डिजिटलाइजेशन के दौर में भी ज़िंदा रखना ज़रूरी है। दूसरी बात एक है, अगर मैं इसमें चौथा पॉइंट अगर ऐड करना चाहूँ कि सोसाइटी इन जनरल, कहीं हम बुरा देखते हैं तो टोकने वाले लोग ख़त्म हो गए। उसकी एक वजह ये भी है कि उनको अंदेशा है कि ये नौजवान पलट कर उनको कुछ कह देते हैं। हाँ, अंदेशा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्ग और मोहल्ले के बड़े कहीं इस तरह की चीज़ देखें, क्योंकि बचपन में हमने देखा है कि रात में अगर देर रात तक कुछ अगर जमघटा कहीं पर है, मोहल्ले के बुज़ुर्ग भगा दिया करते थे, चलो निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो, घर जाओ अपने। वो चीज़ आपको आज कहीं नज़र नहीं आ, लेकिन हो सकता है कहीं पर ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो नसीहत है कि बुराई देखो तो अदना तरीन दर्जा ये है कि हम बुरा समझें दिल में, लेकिन अव्वल दर्जा ये है कि रोक दें, हाथ से, ज़बान से समझा। इस बात पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है सोसाइटी इन जनरल। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया सर, और उम्मीद है कि अगर इन सारी स्टेप्स पर अमल किया जाए तो एक चेंज सोसाइटी में आ सकता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूँगा कि आज जैसे बहुत सारी स्किल्स को सीखा जाता है, बहुत सारी स्किल्स है जो आपको सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा करती है, तो अगर एक स्टूडेंट किसी 3 स्किल्स को सीखना चाहे, वो 3 इम्पॉर्टेंट स्किल्स आज के दौर के हिसाब से कौन सी होगी? असल में हम कहेंगे तो लाइफ स्किल भी को शामिल करते हुए अगर हम कहें तो पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, जिसे हासिल करना चाहिए। दूसरा स्किल ये है कि वो जिस फील्ड में है वो कोई समझ लीजिए कि कोई भी फील्ड हो सकती है, लेकिन उस फील्ड का प्रैक्टिकल पहलू। स्कूलें ज़्यादातर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ाती हैं, अगर वही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसका हुनर बन जाए तो यकीनी तौर पे कामयाबी की एक बहुत बड़ी ज़मानत हो सकती है। मैंने देखा है आमतौर से कि ज़िंदगी में अमीर बनने से ज़्यादा अहम है खुश रहना, बहुत अहम है असल। अल्टीमेटली जितने लोग दौलत की भी बात करते हैं वो बाद में कहीं ना कहीं जाकर, बल्कि बहुत अव्वल में ही खुशी की बात करना शुरू कर देते हैं
कि खुश नहीं हैं, परेशान हैं, तो वो स्किल जो आपको खुशी देती है वो स्किल लाइफ स्किल है, और वो है जोड़ के रखना रिश्ते। रिलेशनशिप जी बिल्कुल, बहुत अहम है। तो ज़िंदगी कामयाब करने के लिए मैं ये कहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। दूसरा, ये आप जिस फील्ड में हैं उसकी नॉलेज थ्योरी की बजाय आप उसको अपना स्किल बना लें प्रैक्टिकली। और तीसरा ये है कि आप रिश्ता जोड़ के रखने वाले हों, अपनी रिश्तेदारी भी और अपनी दोस्ती भी। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप बहुत खुश हैं फिर इंशाल्लाह। जैसा कि आपने बताया सर, कम्युनिकेशन स्किल, तो हमारे सेशंस में भी हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मदर ऑफ एवरी स्किल। जी, क्योंकि अगर आपके पास बात करने का तरीका नहीं है तो आपकी सारी स्किल्स रह गए। राइट। और जो सेकेंड स्किल आपने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर फील्ड में है तो उसको उस फील्ड से रिलेटेड वो नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। एक्सपर्टीज़ होना जी, चाहिए। उसके लिए उसके बहुत ज़रूरी है कि वो मुताला करे, उसके रिगार्डिंग जो एक्सपर्ट्स है उनसे राय ले। जी। और तीसरा जो आपने बताया रिलेशनशिप स्किल, वो भी यस, बहुत ज़रूरी जी। है। एक क्वेश्चन सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप एक प्रिंसिपल है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक क्लास में मतलब बच्चों को पढ़ने होते हैं, तो अगर आपको कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड करना हो सिलेबस में जो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उनके सिलेबस में नहीं है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? देखिए, अभी का जो एजुकेशन है वो किसी न किसी लेवल पर तकरीबन हर अहम सब्जेक्ट को शामिल करता है, तकरीबन सब। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो शामिल किए गए हैं फिर निकाल लिए गए हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट जिसको मैं बहुत अहम समझता हूँ वो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन के साथ में हमारा ऐसा रिश्ता हो कि हमारी इस दुनिया से जाने के बाद भी वो हमारे बाद के लोगों के लिए साजगार हो। ये एक कॉन्शियस जो है वो हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम आज जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं, कंफर्ट में जीना चाहते हैं, और उसके लिए हम हमारे आने वाले दिनों को, हमारे आने वाली ज़मीन में आने वाले लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट शामिल करने के बाद में उसको डिज़ोल्व किया गया और उसे दीगर सब्जेक्ट्स में ज़म करने की कोशिश की गई। सही मानों में तो ये है कि पूरी दुनिया जो है माहौल के तई मुनाफिक है, रोना ज़रूर रोती है, लेकिन तरक्की की दौड़ में हकीकी इक़दामात उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे इक़दाम ऐसे हैं कि जो सस्टेनेबल नहीं है। वो हमारी ज़मीन की तवानाई को ख़त्म करने वाले हैं, यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करने वाले हैं, यहाँ की हरियाली को ख़त्म करने वाले हैं, यहाँ की पानी की शफाफियत और उसकी साफ़ सुथराई को, यहाँ की हवा को ख़त्म करने वाले हैं। अब ये कौन है जो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं? वो इंसान है। वो इंसान कौन है? जो स्कूल से पढ़ के निकलते हैं। स्कूल ही के अंदर ज़मीन के साथ में अगर उनके रिश्ते को मजबूत कर दिया जाए तो ये जो मुनाफिकत है ना, वो मुनाफिकत ख़त्म होगी और उसको ख़त्म होना चाहिए। एक पैगाम मैं हमेशा देता हूँ कि हर इंसान जो मरे तो वो दुनिया को 3 तोहफे देकर जाए मरने से पहले। वो ज़िंदगी में ऐसा जिए कि कम से कम एक दरख्त बचा ले। कागज़ बचाना, ईंधन बचाना, किसी भी ज़रिए से जहाँ आप कम इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपने गोया एक दरख्त बचाया। आप एक कुआं के बराबर पानी बचा सकते हैं। आप अगर पानी ज़ाय नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक कुआं दुनिया को तोहफे में देकर जाएंगे। तो एक दरख्त तोहफे में देकर जाइए, एक कुआं तोहफे में देकर जाइए, और एक खेत के बारे में अनाज, एक खेत के मसावी अनाज दुनिया को डोनेट करके जाए। हम अगर अनाज ज़ाय न करें तो हम अपने बाद वालों के लिए एक शख्स पूरी ज़िंदगी में
इतना अनाज ज़ाय होने से बचा सकता है कि गोया उसने एक खेत के बराबर गल्ला अपने बाद में डोनेट किया। सो डोनेट अ ट्री, डोनेट अ वेल एंड डोनेट अ फील्ड यार्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और लास्ट क्वेश्चन सर यही है कि हमारे जो व्यूअर्स है जो हमें सुन रहे हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका एक मैसेज क्या होगा उनके? मैसेज ये मैं दूंगा कि कोई एक काम करें अच्छा, लेकिन वो तसलसल के साथ में करें, तो उस चीज़ में आपके अंदर महारत हो जाएगी। कोई भी, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है और वो उसको कोई एक एक्सरसाइज बता दी जाए आंखों की, और वो तसलसल के साथ में भले ही थोड़े वक्त के लिए वो उसको करता रहे, वो महसूस करेगा कि उसकी आंखों के अंदर रोशनी लौट रही है। एक शख्स का एक बाजू कमज़ोर हो गया है, उसको एक एक्सरसाइज बता दी जाए, या आप किसी कमज़ोर इंसान को देखते हैं कि जब वो एक्सरसाइज शुरू करता है कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी, तो वो चीज़ इंसान के अंदर एक तब्दीली पैदा करनी शुरू होती है। ऐसी ज़िंदगी का कोई एक उसूल आप ले लें, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, वो सब करते रहें, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन कोई एक काम ऐसा करें जिसे आप कभी ना छोड़ें तसलसल के साथ में, तो वो चीज़ आपके अंदर उस हैसियत से एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा हो करेगी। कोई शख्स है अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहता है, रोज़ाना 30 मिनट वो दे दे उस काम को, सिर्फ रोज़ाना 30 मिनट, तो जाहिर बात है उसने साल में तकरीबन 200 घंटे दे दिए। तो जो शख्स साल में 200 घंटे एक काम को तसलसल के साथ में देगा, आप देखेंगे कि उसकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मैं अक्सर हमारे बच्चों से मैं ये कहता रहता हूँ रोज़ाना पढ़ाई के बारे में, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक मर्तबा किसी शख्स ने पूछा कि अल्लाह को कौन सा अमल बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए ये सवाल ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग अलग वक्तों में अलग अलग मौके पर अलग अलग लोगों ने किया, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की मुनासिबत से जवाब दिया है। तो इस शख्स को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया था कि अमल जो मुसलसल किया जाए, खा मिक़दार में थोड़ा हो, अल्लाह को पसंद है। कोई भी एक अच्छा काम तसलसल के साथ में करें, वो इम्पैक्ट पैदा करता है। और मैंने बच्चों से गुफ्तगू करते हुए इस बात पर बहुत ज़्यादा जो मैं जोर देता हूँ मैसेज, वो यही है कि कोई भी काम आप इस तरह का चुनें और उसमें तसलसल के साथ में करें। मिसाल मैं ये देता हूँ कि पत्थर पर अगर आप बहुत सारा पानी डाल दें, कभी कभी डालें, उस पत्थर पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा पानी बूंद बन बन के जब उस पर तसलसल के साथ में गिरता है, उस पत्थर में सुराख कर देता है। धूप जब कम ज़्यादा आपके हाथ पे पड़ती है या कागज़ पर पड़ती है, कोई इम्पैक्ट नहीं रखती, लेकिन जब वो अदसे से लेंस से कॉन्सेंट्रेट होती है एक जगह पर, उस कागज़ को जला देती है। तो ये कंसंट्रेशन के साथ में, तसलसल के साथ में, भले ही थोड़ा काम हो, ये करना बहुत अहम है। बहुत जोश में आते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कोई बड़ा काम है, अपने जोश में आया, किसी ने नसीहत की, अच्छा लगा, मोटिवेशन किया, कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया। हमारे यहाँ पर अक्सर आपको जोश बहुत नज़र आएगा, लेकिन फिर उसमें गिरावट दिखेगी। तसलसल बहुत अहम है जनाब, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। यस। तो सर ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस इंशाल्लाह आप अपनी पर्सनैलिटी में देखेंगे। और आखिर में हम सर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन रहा सर के साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंटरेक्शन। और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी अगर हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी तो आप ज़रूर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।